Okay, friends, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe. Your family members, your parents, and your friends are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, on the last lecture, we had discussed the topic correspondent to the resistivity and the temperature dependency of the resistivity. So I had shared the notes for the second chapter number 3, and you are able to see. I think you are able to see the notes on your mobile. Am I right? Yes, sir. Okay. So friends, on the last session, we had discussed the important topic that is question number 10, question number 11, and question number 12, question number 13 as well, and 14 as well. So question number 10, 11, 12, 13, and 14, that questions we had learned so far in the last lecture. So today we're going to discuss, there are some numericals based on these questions we had learned so far. So today we'll solve some numericals. Friends, I'm going to share the notes corresponding to the numerical. So on your screen now, the notes corresponding to numericals is there. So going to solve some exercise question. Okay, friends, come to the exercise question number 16. Exercise question number 16. So what is written? Two wire of equal length, one is of aluminium and the other one is of a copper, have the same resistance as well. मतलब यहाँ पे आपको आपके पास दो वायर्स है, एक जो है वो एल्यूमिनियम का है, दूसरा जो है वो कॉपर का है, और यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है, लेंथ भी सेम है. सो द क्वेश्चन इज which one is a heavier, which wire is a lighter and which one is a heavier. मतलब हमको यहाँ पे कौन सा हैवी है कौन सा लाइट है उसका कंपैरिजन करना है. तो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि whenever we have a comparison we have to take the रेशियो फाइंड करना होगा. यहाँ पे कोई मुझे बताएगा किसका रेशियो फाइंड करना होगा? मास. हाँ, मास का रेशियो फाइंड करना होगा. अगर वो पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली कौन सा ज्यादा हैवी है कौन सा कम हैवी है वो पता चल जाएगा. बट जो हमको दिया हुआ है वहां से हम स्टार्ट करेंगे. वी हैव प्रोवाइडेड दैट देयर लेंथ एंड रेजिस्टेंसेस आर द सेम. सो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं. गिवन दैट, फ्रेंड्स प्लीज डोंट लुक एट द सॉल्यूशन. आप वहां पे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसको कंसीडर मत करो. सो डोंट कंसीडर द सॉल्यूशन विच इज गिवन हियर. सो आप खुद की अकल लगाओ. चलो यहां से स्टार्ट करते हैं. गिवन दैट एक दो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कॉपर दिया हुआ है. आर यू एबल टू सी व्हाट आई राइटिंग हियर? मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ आपको दिख रहा है क्या? यस. ओके. Okay. And we also had provided that the resistance of the aluminium is equals to resistance of the copper wire. चलो अब कोई मुझे बताएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस सेम है तो ये नेक्स्ट स्टेप मैंने मुझे क्या लिखना चाहिए? What should be the next step I should write? Rho 1 L1 upon E1 equals to Rho 2 L2 upon E2. Perfect. So the next step that I should write here is a
Yeah, so that should be rho 1 a rho a la upon a is equals to rho z lc upon ac. Is it clear to you? चलो अब मुझे पिक्चर में किसको लाना है, सोचो किसको लाना है पिक्चर में? मास मास को लाना है. कैसे लाएंगे? कैसे लाएंगे? कोई बताएगा? डेंसिटी थ्रू. अच्छा, डेंसिटी कैसे लाएंगे? मास अपन वॉल्यूम. नहीं, हाँ मैंने किसी ने ऐसा बताया कि भाई मास लाने के लिए डेंसिटी का यूज करेंगे, बट डेंसिटी कैसे लाएंगे? डेंसिटी कहां से आएगी? सर एरिया ने ऊपर नीचे एल थी मल्टीप्लाई करेंगे. हाँ, यहाँ पे कभी कभी स्टूडेंट मिसगाइड होते हैं, ये रो को डेंसिटी अज्यूम कर लेते हैं. अरे भाई ये जो रो है वो तो क्या है? ये तो रेजिस्टिविटी है, यहाँ पे रो डेंसिटी थोड़ी ना है. तो विश्वास ने बताया कि हमको क्या करना चाहिए. हमको विश्वास ने ऐसा बताया कि भाई एरिया से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, बट एरिया से नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे लेंथ से. तो रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा. डिनोमिनेटर में एरिया इनटू लेंथ विल गेट यू द वॉल्यूम. तो मैंने क्या किया, दोनों साइड लेंथ से मल्टीप्लाई किया, लेंथ से डिवाइड किया. तो डिनोमिनेटर में जो हो जाएगा दैट विल कम्स आउट टू बी अ वॉल्यूम. इज दैट क्लियर टू यू एवरीबॉडी? चलो ये Yes, sir. यस सर. अब क्या मैं ये एल ए एंड एल सी को रिमूव कर सकता हूं? Yes, sir. बिकॉज द लेंथ्स आर सेम. तो एल ए एंड एल सी गेट कैंसल्ड. तो अब बचेगा रेजिस्टिविटी ऑफ द एल्यूमिनियम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द एल्यूमिनियम is equals to resistivity of the copper upon volume of the copper. बट फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम डेंसिटी एंड मास को पिक्चर में लाएंगे. तो फ्रेंड्स जैसे आपको पता है कि डेंसिटी को डी अज्यूम करेंगे तो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो इन प्लेस ऑफ वॉल्यूम आई कैन राइट मास अपॉन डेंसिटी. तो यहाँ पे आ जाएगा एम ए अपॉन डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, एंड यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ कॉपर अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर. तो फाइनली डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर. सो रो ए डी ए अपॉन एम ए इज इक्वल टू रोजी डो सी अपॉन एम सी. Is it understood, friends? So now Yes, sir. taking the Massey upon Ma, so taking the ratio of Massey and Ma, so Massey upon Ma is equals to rho z dou c upon rho a dA. So now in the question the resistivity of aluminum and copper is provided. दोनों का resistivity मुझे दिया हुआ है, and they have also provided the density of the aluminum copper. दोनों का density भी दिया हुआ है. तो friends resistivity दिया हुआ है, density भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि ये चारों चीज हमको दिया हुआ है. तो you can find the ratio, and when you find the ratio it is comes out to be almost 2.15. So which is larger than 1? Which is larger than 1? तो मतलब क्या हुआ? MC is greater than MA. मतलब ये हुआ कि मासी इज हैवियर देन मा. किसी को बताना मत, बट ऐसा होता है, देखा होगा आपने. सो फाइनली मासी इज हैवियर देन मा, मतलब मास ऑफ द कॉपर इज लार्जर देन द मास ऑफ एल्यूमिनियम. सो which wire is lighter?
Aluminium. So aluminium is lighter than that of copper wire. क्या ये समझ में आया आपको फ्रेंड्स ये न्यूमेरिकल? Yes, sir. Is it understood? तो that was asked in the board examination as well. ये बोर्ड के एग्जाम में एक बार पूछा हुआ था. तो I think it should be understood, right? ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में ऐसा लिखा हुआ है कि when the what conclusions can we draw from the following observations? देखो यहाँ पे करंट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, और ऐसा कितनी बार दिया हुआ है? 12 टाइम्स दिया हुआ है. टेबल चालू है क्या? या 12 टाइम्स दिया हुआ है. करंट का वैल्यू दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है. तो हम क्या कर सकते हैं कि वोल्टेज अपॉन करंट अगर करेंगे तो मुझे क्या, वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, तो अगर हम V by I करें तो मुझे क्या मिलेगा? If we find the ratio of the voltage resistance. तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस. तो हमको रेजिस्टेंस मिलेगा. तो यहाँ पे हम ये टेबल के द्वारा वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस 12 टाइम्स. 12 ऑब्जर्वेशंस दिए हुए, यहाँ पे 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे. देखो we had given the 12 observations. तो ये 6 यहाँ पे है और बाकी के जो 6 है वो यहाँ पे है. So 12 observations we had given. तो उसको मुझे करना है, उसके ऊपर से मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना है. तो हम we can find the resistance 12 time. So 12 time taking the ratio, and we come to know that every time what we get almost 19.7 ohm always. तो मतलब क्या हुआ कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हो, जैसे वोल्टेज मैंने कहां से स्टार्ट किया था वोल्टेज बढ़ाने का? देखो वोल्टेज का फर्स्ट जो वैल्यू है कितना है? वोल्टेज का जो फर्स्ट वैल्यू है वो 3.494 है और लास्ट वन इज 158. मतलब वोल्टेज को मैंने 3.94 वोल्ट से बढ़ा के 1.58 वोल्ट किया, तो भी उसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, वो रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है. देखो ऑलवेज इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 19.7. तो ये किसके लिए ग्राफ था? ये किसका था? तो ये जो क्वेश्चन था वो मैंगनीज के लिए था. कोई मुझे बताएगा मैंगनीज क्या है? एलॉय. एलॉयस है. अब जब एलॉय में से करंट पास होता है तो डेफिनेटली उसके रेजिस्टेंस के द्वारा करंट पास होगा तो उसमें हीट जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन I स्क्वायर RT. मतलब हीट जनरेट होगा तो उसका टेम्परेचर, एलॉय में से जब करंट पास होता है इंक्रीज होगा. हाँ, तो उसका हीट जनरेट होगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा. बट यहाँ पे देखो हमने वोल्टेज हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, मतलब करंट भी बढ़ेगा, मतलब वो हीट भी बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर भी बढ़ेगा. तो अगर ये एलॉय नहीं होता, अगर ये मेटल होता, तो मेटल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है फ्रेंड्स? मेटल के अंदर टेम्परेचर के साथ क्या होता है? रेजिस्टिविटी इंक्रीज. रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है. बट हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एलॉय का जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी था वो ऑलमोस्ट नील था. याद है आपको? एलॉयस का जो रेजिस्टिविटी होता है वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर. एंड दैट सेम थिंग इज रिफ्लेक्टिंग हियर कि हमने वोल्टेज को बहुत बढ़ाया, मतलब उसके द्वारा टेम्परेचर भी बढ़ेगा उसका, बट तो भी उसका जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा रहता है? वो दैट इज ऑलमोस्ट नियर टू द 19.7 remains constant. So that is the same thing, that the resistance of the alloy is almost independent of the temperature. मतलब वही चीज यहाँ पे हम कह सकते हैं. और दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि ये alloy जो है वो ओम्स लॉ ओबे करता है, because I upon V upon I is remaining constant. तो क्या ये चीज बोलो? सर मैंगनीज तो एलिमेंट है ना? मैंगनीज नहीं, मैंगनीज है.
टू लेगो जो मैंगनीज है. हाँ ओके. Is that clear? हाँ सर. Okay. Okay. क्या हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लिया, क्या बाकी है? फ्रेंड्स, हमने रेजिस्टेंस के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस किया, क्या बाकी है? कैपेसिटर बाकी है. सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, बाकी है? बाकी बाकी है ना, वो तो अभी डिस्कस हो, वो थियोरी अभी थियोरी नहीं आया, अभी ये आने वाला है थियोरी, उसके बाद आने वाला है. अच्छा, तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन तो बाकी है, तो उसका अभी क्वेश्चन रहने देते हैं, उसको रहने ही देते हैं. तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, 14th. Earth's surface has a negative surface charge density 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर. अर्थ का जो सरफेस है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको दिया हुआ है. कोई मुझे बताएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई करें तो चार्ज मिल जाएगा? सरफेस डेंसिटी नहीं. वही तो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है हमारे पास, तो उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे चार्ज मिलेगा? 1/surface डेंसिटी. अरे चार्ज, नहीं 4πr² से मल्टीप्लाई करें. ओके. सो ओके, एज वी नो, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू Q/A. तो अगर आपको चार्ज फाइंड करना है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को आपको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बट यहाँ पे किसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है? तो अर्थ की बात है. तो फ्रेंड्स, अगर अर्थ की सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात है तो अर्थ का एरिया लेना पड़ेगा. अर्थ इज अ स्फेरिकल इन शेप, उसका एरिया क्या होगा फ्रेंड्स? अर्थ इज अ स्फेरिकल इन शेप. 4πr². हाँ, तो उसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा 4πr². तो अब यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4πr². चलो, अगर चार्ज की जरूरत है तो वो मिल जाएगा, बिकॉज हमको यहाँ पे अर्थ का रेडियस भी दिया हुआ है, लास्ट में अर्थ का रेडियस भी दिया हुआ है, एंड दूसरी बात हमको उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी भी दिया हुआ है. चलो, दोनों चीज. अब क्या दिया हुआ है? The potential difference of a 400 kilovolt is applied between the top of the atmosphere and surface, results in a current flowing through it. Current flowing from the atmosphere to the earth is equals to 800 ampere over the entire globe. तो मतलब आसपास के एटमॉस्फेयर में से अर्थ के अंदर इतना करंट फ्लो हो रहा है, 1800 एम्पियर. इतना ज्यादा बड़ा करंट एटमॉस्फेयर से लेके अर्थ में जा रहा है. ओके, तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ऐसा है कि इफ देयर इज अ नो मैकेनिज्म टू सस्टेन द एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द अर्थ सरफेस? मतलब सिंपल सी चीज ऐसी है कि आपको टाइम फाइंड करना है. आपको चार्ज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, आपको टाइम फाइंड करना है. बोलो क्या करेंगे हम? कोई बताएगा? I equal to Q/T. या वी हैव द इक्वेशन I इज इक्वल्स टू Q/T. तो Q इज इक्वल्स टू IT. आपके पास Q है 4πr² सिग्मा
आपके पास आई भी है, तो आप टाइम को फाइंड कर सकते हो। तो इज इट ओके फ्रेंड्स? बस इतना ही था, क्वेश्चन बड़ा था, उसका आंसर छोटा सा था। इज दैट क्लियर टू यू एवरीबॉडी? Yes, sir. इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ सर। ओके फाइन। तो अब हम करेंगे okay, let us come to the illustration number. ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ। इट इज अ स्लाइटली लेंथी क्वेश्चन, बट उसको शांति से समझते हैं। कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 1। ओके, so illustration number 1. So question is estimate the average drift velocity of conduction and the cross sectional area is given to us. देखो हमको यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गिवन एंड दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷ मीटर स्क्वायर। चलो, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गिवन। करंट भी हमको दिया हुआ है। करंट जो है वो 1.5 एम्पियर दिया हुआ है। और दूसरा हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे? द डेंसिटी ऑफ कॉपर, कॉपर का डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। एंड उसका एटॉमिक मास भी दिया हुआ है। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, कॉपर का मुझे एटॉमिक मास दिया हुआ है 63.5 इन द फॉर्म ऑफ यू। तो फ्रेंड्स आपको शायद से पता होगा कि 1U इज इक्वल टू 1.66 10⁻⁻27 kg। तो मतलब मैंने एटॉमिक मास को जो है उसको मतलब किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो मुझे फाइंड करना है ड्रिफ्ट स्पीड, फाइंड करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फाइंड करना है। चलो, है कोई किसी के पास नॉलेज? दूसरे सारे क्वेश्चन बी एंड सी वी विल डिस्कस लेटर ऑन, बट पहली जो चीज है मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करना है। चलो, मुझे करंट दिया हुआ है, वी हैव प्रोवाइडेड द इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट दिया हुआ है, मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करना है। तो है कोई इक्वेशन आपके पास कि जिसके द्वारा हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं? करंट E into small e upon m into tau. नहीं, रिलैक्सेशन टाइम तो है ही नहीं हमारे पास। रिलैक्सेशन टाइम नहीं है, मेरे पास करंट है। तो है कोई इक्वेशन करंट के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता हो, ऐसा कोई? सर NV और तो वी हैव द इक्वेशन। बोलो कौन सा इक्वेशन? Navdi. Navdi. एज वी नो I equals to नावडी, जे આપણને આવડી। तो I is equals to नावडी। So if you want to find the drift velocity, then make the VD subject को equation। तो अगर VD को subject को equation बनाते हो तो it becomes a I upon 9, I 9 to 9। So VD is equals to I upon 9. So we have a current, actually we have current, we have the cross sectional area as well। मुझे cross sectional area भी यहाँ पे पता है। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो पता ही है 1.6। तो मेरे पास क्या होना चाहिए अभी? क्या नहीं है? we don't have Number density. नंबर डेंसिटी नहीं है। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले तो मुझे ये नंबर डेंसिटी फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे नंबर डेंसिटी फाइंड करना पड़ेगा।
चलो कोई बताएगा मुझे कैसे मिलेगा नंबर डेंसिटी? सर नंबर डेंसिटी એટલે નંબર ઓફ મોલેક્યુલ્સ અપોન ડેન્સિટી. નંબર ઓફ મોલેક્યુલ્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોલ્સ ઇન્ટુ Na. ओके, बट वॉल्यूम तो नहीं है. डेंसिटी और मास दिया है ना. देखो, अच्छा, वेरी गुड. देखो मेरी बात ध्यान से सुनना. डेंसिटी इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, अब सपोज के देयर आर n नंबर ऑफ total capital N number of molecules are there, total capital N number of atoms are there, then what is the net mass? What will be the total mass of the substance? Can I say n into small m upon capital V, where small m is the mass of any one, small m is the mass of only one atom. हमको यहाँ पे एटॉमिक मास का मतलब एक एटम का मास दिया था, पूरा बॉडी का मास नहीं था हमारे पास, एक एटम का मास था. एटॉमिक मास वी हैड प्रोवाइडेड. तो अगर एक काम करते हैं, सपोज n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आर देयर, तो पूरा मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका मास nm होगा. तो दिस विल बी द नंबर डेंसिटी. सो n बाई v को अगर सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हैं n बाई v को, तो इट इज इक्वल्स टू कम्स आउट टू बी अ रो बाय n. तो ये मुझे क्या मिलेगा अभी? कोई बताएगा ये n बाई v मुझे क्या मिलेगा? स्मॉल है. नहीं, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है. कोई बताएगा मुझे ये कैपिटल n बाई v मुझे क्या मिलेगा? Number density. It is a number density of atoms. बट मुझे यहाँ पे नंबर डेंसिटी ऑफ एटम नहीं फाइंड करना है, मुझे तो यहाँ पे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है. तो यहाँ पे मुझे वैलेंसी देना पड़ेगा, यहाँ पे वैलेंसी देना चाहिए. कॉपर का वैलेंसी दिया हुआ है कहीं पे भी? देखो तो क्वेश्चन में दिया नहीं है कहीं पे, देना पड़ेगा. सर वैसे भी 2 या 3 होता है क्या बोल रहे हो? कॉपर का. सॉरी 1 या 2 ऐसा कुछ है वैलेंसी. देखो आप तनिष बोले ना, आप बोले तनिष बोला, क्या बोले? तनिष बोला था अभी. हाँ हाँ. तनिष ने एकदम बहुत ही अच्छी बात की. उसने ऐसा बोला कि कॉपर का वैलेंसी 1 या 2 होता है, तो वो 1 भी होता है 2 भी होता है. सही बात है. अगर आप कॉपर एटम, अगर आप कॉपर के मेटल की बात करते हो, मेटल, तो मेटल के अंदर कॉपर का वैलेंसी 1 होता है. 1 एटम विल रिलीज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स. बट अगर आप केमिकल रिएक्शन की बात करते हो तो आपको पता होगा Cu2+ लिखते हो आप. केमिकल रिएक्शन में Cu2+ लिखते हो, मतलब कि कॉपर का वैलेंसी 2 हो. मतलब कॉपर इज अ एक्सेप्शनल केस. कॉपर मेटल की बात करते हो तो उसका वैलेंसी 1 होता है. कॉपर का केमिकल रिएक्शन करते हो तो उसका वैलेंसी 2 होता है. पर यहाँ पे मेटल की बात है तो वैलेंसी 1 है. तो मतलब अब ये हर एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, हर एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा. इसका मतलब ऐसा हुआ कि नंबर डेंसिटी ऑफ एटम becomes equals to the number density of electrons. So I can say, so number density of atom will be equal to number density of a free electron. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि नंबर डेंसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ऐसा हुआ कि नंबर डेंसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर डेंसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है ना, वो रो बाई एम कह सकते हैं हम. तो अब यहाँ पे where now I can say number density of a free electrons is equals to capital N by V, जो भी मिला that is equals to rho upon m.
मुझे यहाँ पे इंटू पी करना चाहिए, वेर पी इज द वैलेंसी, वेर पी इज द वैलेंसी, वैलेंसी 1 है तो वो रो बाय एम एज इट इज रहेगा। अगर वैलेंसी 2 होता तो इंटू 2 मुझे इलेक्ट्रॉन के नंबर डेंसिटी फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ता। अगर वैलेंसी 3 होता तो मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ता। यहाँ पे फॉर्चुनेटली वैलेंसी का पी को मैंने वैलेंसी बोला हुआ है, वैलेंसी को मैंने पी बोला हुआ है, तो वैलेंसी इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू 1 है यहाँ पे। बट अब तो आप कर सकते हो ना। अब आपको क्या करना है, ये डेंसिटी आपको दिया हुआ है, मास ऑफ सिंगल एटम दिया हुआ है, वैलेंसी 1 दिया हुआ है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। बाकी सब वैल्यूज आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो यू कैन गेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या ये कैलकुलेशन मैं आपको खुद को दे सकता हूँ? क्या ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो? Yes. Yes, sir. ओके, अब और चीज है, अब क्वेश्चन नंबर ए खत्म हुआ, अब क्वेश्चन नंबर बी क्या है। तो अगर यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा 1.098 10⁻³ आपको मिलेगा, ये 10⁻³ मिलेगा। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही कम होता है। देखो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो ये दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि कंपेयर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद द, कंपेयर दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद नंबर 1 थर्मल स्पीड ऑफ द कॉपर एटम इन ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब वो 27 सेल्सियस। तो 300 सेल्सियस पे, 300 केल्विन पे जो कॉपर एटम है उसके वेलोसिटी के साथ उसको कंपैरिजन करना है। तो फ्रेंड्स, एज वी नो, ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप ये करने की जरूरत नहीं है। So if you remember, RMS value of any atom can be given by 3 RT by 3 RT by मोलिकुलर वेट, बट यहाँ पे एटॉमिक वेट दिया हुआ है। तो अगर एटॉमिक वेट दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए? एटम का मास दिया हुआ है तो 3 kBt अपॉन मास ऑफ एटम, एंड मास ऑफ एटम हमको दिया हुआ है 63.5 इंटू 1.66 10⁻27। तो आपको ये RMS वैल्यू मिल जाएगा इसका। और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को RMS के साथ डिवाइड कर दो तो कंपैरिजन हो जाएगा। और फिर और किसके साथ, स्पीड ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कॉपर। देखो मैं एक बात आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, सर VRMS तो गैसेस के लिए नहीं होता? हाँ तो वही तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है? थर्मल स्पीड ऑफ द कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। मतलब ऐसा वो बोलने की ट्राई कर रहे हैं कि अगर कॉपर का एक सिंगल एटम एटमॉस्फेयर में घूम रहा है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब 27 सेल्सियस रूम टेम्परेचर, रूम में घूम रहा है, तो कॉपर का कोई एक एटम अगर वो घूम रहा है रूम के अंदर तो उसका वेलोसिटी के साथ इसको कंपेयर करो। वैसे कॉपर तो मेटल के अंदर कॉपर तो क्या होते हैं, वो तो दे आर रिसाइडिंग फिक्स्ड ऑन द लेटाइस पॉइंट, दे आर जस्ट एबल टू वाइब्रेट, उसका कोई वेलोसिटी वैसे नहीं होता है। इज दैट क्लियर? मतलब यहाँ पे आपको मेटल के एटम को आपको गैस एटम अज्यूम करके चलना है, कॉपर को एज ए गैस अज्यूम करके चलना है। क्यों? बिकॉज उन लोगों ने बताया, इसलिए वो उन लोगों ने बताया इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा। तो इसका रेशियो फाइंड कर दो, तो इसका आंसर क्वेश्चन अब बी का फर्स्ट मिल जाएगा आपको। अब बी का सेकंड भी है। बी का सेकंड क्या है कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको मुझे कंपेयर करना है किसके साथ, तो प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर। देखो ये जो प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर, मैं आपको बताऊं कि आप जैसे ही स्विच ऑन करते हो, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो ऑन द सेम मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर, ऑन द स्पॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर एस्टैब्लिश हो जाता है, एंड इट इज एस्टैब्लिश विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट।
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंडक्टर के अंदर लाइट के वेलोसिटी जितना टाइम लाइट के वेलोसिटी से वो एस्टेब्लिश होता है। तो प्रोपोगेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर इज विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो मतलब यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ आपको कंपेयर करना है। तो ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसमें ऐसा पूछा हुआ है कि कंपेयर दिस ड्रिफ्ट स्पीड विद द स्पीड ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर। तो मैंने आपको एक नया इंफॉर्मेशन दिया कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, जैसे ही आप सप्लाई देते हो, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बट वो कितना फास्ट प्रोड्यूस होगा, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के जितना फास्ट प्रोड्यूस होगा। वो इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है सर, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बहुत कम। तो वही तो बात है, तो वही तो चीज है कि एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ वेरी स्मॉल, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रोपोगेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो चीज अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आप देखो, यहाँ पे दोनों के बीच के मैं डिफरेंस समझाऊं आपको क्या डिफरेंस है। देखो ये रहा कंडक्टर, ये कोई कंडक्टर है, और यहाँ पे आपने बैटरी को कनेक्ट किया, और जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो ऑन द स्पॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्पॉट एस्टेब्लिश हो जाएगा, बट अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है उसको जो वेलोसिटी मिलेगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगा, बिकॉज ऑफ दिस एस्टेब्लिश्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज है, और अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है वो अलग चीज है। इज इट क्लियर टू यू? ओके सर। एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, मैं इसके द्वारा आपको ये क्लियरली ये डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। ये जो मैंने अभी समझाया उसका डिफरेंस आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इट इज अब जो अब न्यूमेरिकल्स जो है वो बहुत ही मतलब ये इम्पोर्टेंट है, मतलब कंसेप्चुअली। इंजीनियरिंग में जब मैं था तो मुझे वहाँ पे मेरा जो इंटरव्यू हुआ था सत्यम कंप्यूटर के लिए, तो इंटरव्यू में मुझे पूछा गया था, मैं आपको अभी पूछ रहा हूँ, चलो मुझे ऐसा बताया, पहले तो ऐसा पूछा कि भाई वो जो कोई भी कंडक्टर के अंदर अगर आप बैटरी प्रोवाइड करते हो, सप्लाई प्रोवाइड करते हो, तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है वो कितना होता है। तो मैंने बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन का अंदर जो स्पीड होता है वो बहुत ही कम होता है, वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकंड जितना होता है। जब आप कोई कंडक्टर के साथ बैटरी कनेक्ट करते हो तो अंदर के साइड जो इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट स्पीड होता है वो बहुत ही कम होता है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड जितना ही होता है। तो फिर उन लोगों ने मुझे पूछा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन का स्पीड बहुत ही कम है, ड्रिफ्ट स्पीड तो बहुत ही कम होता है, मैंने बताया यह कम ही होता है, तो उन लोगों ने पूछा कि अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो कोई इंस्ट्रूमेंट को चालू होने में थोड़ा देर नहीं लगेगा? अगर इलेक्ट्रॉन का स्पीड बहुत ही कम है तो जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के, वो सप्लाई से निकल के ग्रेजुअली बहुत ही कम स्पीड के साथ पास होने के बाद वो कोई इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर आप स्विच ऑन करते हो तो इंस्ट्रूमेंट थोड़ी देर के बाद में स्टार्ट होना चाहिए, बट in place of that, when you switch on, when you just make the switch on the spot instrument gets started. How is it possible? तो बताओ, सोचो, क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो मैंने क्या बताया आपको सर ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो क्वेश्चन ऐसा है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम है तो वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई से निकल के इंस्ट्रूमेंट तक पहुंचेंगे तो उसके लिए बहुत ही टाइम लगेगा, तो वो इंस्ट्रूमेंट थोड़ी देर के बाद में स्टार्ट होना चाहिए। बट यहाँ पे तो हम देखते हैं ऐसा प्रैक्टिकली कि स्विच ऑन होने के बाद ऑन द स्पॉट वो इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों? सर क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट से जो कनेक्शन होता है वहां से मतलब इलेक्ट्रॉन चालू हो जाते हैं, मतलब। परफेक्ट आंसर। देखो ऐसा होता है कि देखो ये ऐसा चीज है कि ऐसा नहीं है कि आपके इंस्ट्रूमेंट को चालू होने के लिए उसमें से इलेक्ट्रॉन पास होना पड़ेगा। वो जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई से आए, वो इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि सप्लाई में से आए। पूरे कंडक्टर के अंदर, वायर के सारे वायर के अंदर सब जगह पे इलेक्ट्रॉन तो होता ही है। अब जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो पूरे वायर के अंदर
पूरे मतलब जितना भी कनेक्शन है पूरे वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से स्पीड से अप्लाई हो रहा है? लाइट। लाइट के स्पीड से। मतलब क्या हुआ कि अंदर के साइड सारे जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे थे वो एक साथ लाइट के स्पीड के साथ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट के स्पीड से एस्टेब्लिश हो गया, तो उसके द्वारा सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ मोशन में आएंगे। ऐसा नहीं है कि सप्लाई के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो ग्रेजुअली धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट तक पहुंचा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑन द स्पॉट अप्लाई हो रहा है ना। तो सारे इलेक्ट्रॉन मतलब पूरे कनेक्शन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो एक साथ वो मोशन में आएंगे एंड दे विल स्टार्ट द इंस्ट्रूमेंट स्पॉन्टेनियसली। क्या ये बात आपको समझ में आया? पूरा चीज प्रोसेस कैसा होता है? मतलब ऐसा नहीं होता है कि स्विच ऑन करने के बाद स्विच के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो धीमे धीमे इंस्ट्रूमेंट के पास पहुंचता है, ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्पॉट अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? सारे इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाएगा वो। तो मतलब इंस्ट्रूमेंट के बाजू में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी मोशन में आ जाएगा ऑन द स्पॉट, तो वो इंस्ट्रूमेंट को चालू कर देगा। क्या ये चीज समझ में आया? Yes. तो ये क्वेश्चन मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था, मैंने आंसर भी दिया था। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन सिंपल ऐसा है कि व्हेन वी स्विच ऑन एनी सप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड गेट established with the velocity of light that makes all the electrons to move together, and this is the why the instrument gets started spontaneously. तो अब इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल भी है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। एक न्यूमेरिकल इसके बेस पे है, तो वो कहाँ पे है? जस्ट लेट मी चेक। एक न्यूमेरिकल अभी जो हमने डिस्कस किया उसके बेस पे है, एंड वो ये रहा आपके सामने। या देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 देखा आपने? आर यू एबल टू सी द क्वेश्चन नंबर 13? क्या आपके मोबाइल में क्वेश्चन नंबर 13 आ गया या? Yes. देखो क्या लिखा हुआ है, द नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द कॉपर। नंबर डेंसिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। नंबर डेंसिटी हमको दिया हुआ है 8.5 10⁻28 पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 3.1 अभी हमने जो डिस्कस किया ना उसकी बात है। तो एग्जाम्पल 3.1 के अंदर वायर का लेंथ जो है वो 3 मीटर है एंड क्रॉस सेक्शन हमको दिया था एग्जाम्पल 3.1 में 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, and the current in the example number 3.1 was a 3 ampere. तो जो एग्जाम्पल 3.1 के जो सारे डेटा थे वो यहाँ पे आ गए, वो डेटा यहाँ पे ले लिए। तो क्वेश्चन ऐसा है कि हाउ लॉन्ग डज द इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। तो ऐसा पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड पे जाना है तो कितना टाइम लगेगा, मतलब टाइम फाइंड करना है। चलो फ्रेंड्स, मुझे टाइम फाइंड करना है। तो मुझे ये पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपको यहाँ पे टाइम फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी करना पड़ेगा। तो अब ये डिस्टेंस तो क्या है, तो भाई लेंथ जितना, बिकॉज एक एंड से दूसरे एंड पे जाना, इसका मतलब ऐसा हो कि उसके कंडक्टर के लेंथ जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना। बट मुझे पहले फाइंड क्या करना पड़ेगा, वो टाइम फाइंड करने के लिए वीडी वीडी फाइंड करना पड़ेगा। कैसे मिलेगा वीडी मुझे? आई पर नाई। हाँ, आई इज इक्वल टू ना डी। तो अगर वीडी को सब जगह इक्वेशन बना देते हैं, it comes out to be I upon I. I we have number density, we have cross sectional area, we have E we have। E का वैल्यू तो आपको पता ही है कि 1/6 10⁻⁻19 ही होता है। तो I upon I ये सारे चीज हमारे पास है। तो we can find the drift velocity
और ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड कर दो और उसके बाद उसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आप ये टाइम फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे अलग हिसाब से किया हुआ है, यहाँ पे आई इज इक्वल टू नाउ डी और वीडी के बदले एल बाई टी लिखा हुआ है और फिर टी को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाया, सेम ही हुआ ना, फिर टी को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाया हुआ है, दैट्स इज द सेम थिंग। सो इज इट अंडरस्टूड? देखो कितना टाइम मिलता है, ये इसका आंसर क्या आता है देखो, तो इसका आंसर क्या आता है सोच लो, कितना आता है, ये आंसर क्या आ रहा है देखो, कितना आंसर आया देखो। मतलब के अगर 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है इलेक्ट्रॉन को, 3 मीटर, खाली 3 मीटर, तो कितना टाइम वो लगाएगा? 7 आवर। 7 आवर। तो मतलब ऐसा हुआ कि 7 आवर के बाद वो इंस्ट्रूमेंट चालू होना चाहिए, चालू होगा। बट ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकली क्या होगा कि पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो मतलब सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ मोशन में आ जाएंगे, तो दैट इज व्हाई द इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट्स स्पॉन्टेनियसली। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी फ्रेंड्स? ये चीज समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके चलो, हमने एक फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, द रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एंड द रेजिस्टिविटी। कोई मुझे बताएगा वो इक्वेशन कौन सा था? सर रो टी इज इक्वल टू रो टी जीरो ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी टी जीरो टी माइनस टी जीरो। वेरी गुड। सो रेजिस्टिविटी at any temperature, any high temperature, is equals to resistivity at the reference temperature into 1 plus alpha T minus T0. So that was the equation, that the resistivity at any temperature is equals to resistivity at the reference temperature into 1 plus alpha T minus T0, where T0 is the reference temperature, T is some high temperature, and alpha is the temperature coefficient of the resistivity. तो ये इक्वेशन है हमारे पास और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस है, तो अभी हम वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 3, ओके तो क्या लिखा है देखो, कि an electric toaster uses a nichrome for its heating element. When negligibly small current passes through it, the resistance at the room temperature is found to be a 75.3 ohm. तो मतलब क्या हुआ, रूम टेम्परेचर को मैं है ना वो रेफरेंस टेम्परेचर ले रहा हूँ, रूम टेम्परेचर को मैं रेफरेंस टेम्परेचर ले रहा हूँ, तो एट द रेफरेंस टेम्परेचर T0 विच इज इक्वल टू 27 सेल्सियस, उसका रेजिस्टेंस मुझे दिया हुआ है। तो वो आपको ये पता है ना कि द सेम फॉर्मूला कैन बी एप्लीकेबल, दिस सेम फॉर्मूला कैन बी एप्लीकेबल फॉर द रेजिस्टेंस एज वेल। अगर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ एंड डिवाइड बाय एरिया कर दोगे तो ये द सेम फॉर्मूला कैन एप्लीकेबल फॉर द रेजिस्टेंस एज वेल। क्या ये आपको पता है ना? हाँ सर। उसको L बाई A से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये फॉर्मूला को अगर दोनों साइड उसको L बाई A से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो फॉर्मूला है वो रेजिस्टेंस के लिए भी वैलिड हो जाएगा, बिकॉज रो L बाई A इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट T टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट द T0 टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। तो ये T0 टेम्परेचर पे हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 75.3 ओम दिया हुआ है। अब देखो और क्या दिया हुआ है, when the toaster is connected with the 230 volt supply। देखो अब सप्लाई स्टार्ट किया तो अब यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो अब टेम्परेचर बढ़ेगा
तो अब क्या है कि करंट हमको दिया हुआ है स्टेडी करंट ऑफ 2.68 एम्पियर। तो अब जो अगर मैं V बाई आई के द्वारा जो रेजिस्टेंस फाइंड करूंगा वो हायर टेम्परेचर पे मुझे मिलेगा, बिकॉज जब करंट पास होता है तब हीट प्रोड्यूस होता है, एंड हीट प्रोड्यूस होता है तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि अब जो मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा वो हायर टेम्परेचर पे मुझे मिलेगा। तो हायर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना है वो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली दिया हुआ है, वो इनडायरेक्टली बताया हुआ है 230 अपॉन 2.68 दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली उसका वैल्यू दिया हुआ है। अब पूछा हुआ है कि व्हाट इज दैट हायर टेम्परेचर। तो अब क्वेश्चन ऐसा है कि भाई व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट। अल्फा मुझे लास्ट में दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है लास्ट में। तो फ्रेंड्स हमारे पास सब कुछ है, इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे आर टी इज इक्वल्स टू आर टी 0 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी 0। तो यहाँ पे या आर टी दिया हुआ है, यस वी हैव आर टी इज इक्वल्स टू 230 अपॉन 2.68 का दो, तो मतलब रेजिस्टेंस एट द हायर टेम्परेचर मिल जाएगा। क्या रेफरेंस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है ना, ये रहा 75.3। क्या अल्फा दिया हुआ है? ये रहा अल्फा भी लास्ट में दिया हुआ है। क्या रेफरेंस टेम्परेचर दिया हुआ है? हाँ 27 ले लिए ला, देखो 27 दिया हुआ है। तो क्या मुझे ये हायर टेम्परेचर मिल जाएगा? तो क्या ये न्यूमेरिकल करवाने की जरूरत है? देखो तो अरे बता भी दो, क्या ये न्यूमेरिकल समझ में आया? Yes. यस सर। चलो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के अंदर है, तो उसको देख लेते हैं। एक्सरसाइज में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। At a room temperature 27 Celsius, resistance is 100 ohm. What is the temperature of the element when the resistance found to be 117 ohm? तो मतलब हायर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है और आपको हायर टेम्परेचर फाइंड करना है, अल्फा दिया हुआ है, मतलब सारी चीज दी हुई है। रेजिस्टेंस एट द रेफरेंस टेम्परेचर मतलब 27 सेल्सियस पे दिया हुआ है, उसका रेजिस्टेंस रेफरेंस टेम्परेचर भी 27 है। आपको हायर टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है और आपको टी फाइंड करना है वापस से। क्या ये आप कर सकते हो? यस सर। तो V बाई आई करने की भी जरूरत, V बाई आई करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, जस्ट यू हैव टू अप्लाई द इक्वेशन, यू हैव टू गेट द आंसर। इज इट क्लियर एवरीबॉडी फ्रेंड्स? Yes, sir. चलो और क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हुआ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करवाने की जरूरत है। देखो तो वो तो मजाक है, 6 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 तो कुछ है ही नहीं। आपको रेजिस्टिविटी फाइंड करना है, आर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जस्ट वो अप्लाई करना है। क्या ये सॉल्व करवा के मैं आपको इंसर्ट करूंगा, चलेगा? चलेगा सर। ओके क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अच्छा पहले क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में देखो। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, क्या है देखो, हीटिंग एलिमेंट यूजिंग अ नाइक्रोम connected to the 230 volt and initially it draws 3.2 एम्पियर। मतलब इनिशियली का मतलब क्या हुआ कि अभी वो गर्म नहीं हुआ है, तो अभी अगर हम V बाई आई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? अभी हम इनिशियल है, तो अभी हम अगर V बाई आई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा?
तो V by I1 करेंगे तो वो मुझे मिलेगा रेफरेंस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस मुझे मिलेगा। तो इनिशियली करंट जब फ्लो हो रहा है तो अभी मतलब फिलामेंट गर्म नहीं हुआ है, तो मतलब अभी जो मिलेगा वो मुझे रेफरेंस टेम्परेचर पे मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा। तो एट एंड दैट विल बी अ 230 डिवाइड बाय 3.2 ओहम, and that is at which temperature? That is at the reference temperature 27 Celsius. अब ऐसा बोला हुआ है कि थोड़ी देर के बाद करंट डिक्रीज हो गया, तो थोड़ी देर के बाद जो रेजिस्ट मिलेगा वो हायर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो फिलामेंट गर्म हो जाएगा। तो फिलामेंट गर्म हो जाएगा तो मतलब दैट रेजिस्टेंस विल बी एट द हायर टेम्परेचर। तो वो कितना मिलेगा, तो V by I2 सप्लाई तो वही का वही है बट करंट डिक्रीज हो गया, 2.8 हो गया। तो ये मुझे क्या मिल गया, R0 मिल गया, RT मिल गया। अब मुझे अल्फा तो दिया हुआ है, अल्फा भी दिया हुआ है, और मुझे क्या फाइंड करना है, आई वांट टू फाइंड दैट हायर टेम्परेचर। तो मुझे फाइंड क्या करना है, व्हाट इज दैट द स्टेडी टेम्परेचर। तो मुझे फाइंड करना है वो स्टेडी टेम्परेचर को फाइंड करना है, व्हाट इज दैट स्टेडी टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स कैसे मिलेगा, तो RT इज इक्वल्स टू RT0। कभी कभी ये सिंबल 1 and 2 भी बोलते हैं, 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। अब आपके पास यहाँ पे अल्फा भी है, T0 भी है आपके पास, RT0 भी है, R भी है। हाई टेम्परेचर पे रेफरेंस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है आपके पास, और आपको फाइंड करना है, T फाइंड करना है। इज इट ऑन द सेम ट्रैक? क्या ये समझ में आया आपको फ्रेंड्स? हाँ सर। ये सारे क्वेश्चन सेम ट्रैक पे है, क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। A silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 Celsius and 2.7 ohm at 100 Celsius. Determine the temperature coefficient of the resistivity of the silver. मुझे यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब अल्फा फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन में देना चाहिए, it should be provided in the question that the take reference temperature as a 0। रेफरेंस टेम्परेचर को 0 लेना है, ऐसा देना चाहिए। तो देखो हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि एक T1 टेम्परेचर दिया हुआ है, तो T1 टेम्परेचर जो है ना वो 27.5 सेल्सियस है, और वहां पे दिया हुआ है कि R1 जो है वो 2.1 ओम है। तो इसको हम यहाँ पे सप्लाई करते हैं, R1 इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। तो यहाँ पे T1 माइनस T0, तो ये फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता है, 2.1 इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस 27 माइनस 0, तो वो 27.5 अल्फा होगा। इक्वेशन नंबर 1। चलो ये केस नंबर 1 खत्म हुआ। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। तो वहां पे दूसरा टेम्परेचर जो है ना वो 100 सेल्सियस है, एंड वो टेम्परेचर पे मुझे रेजिस्टेंस दिया हुआ है कि 2.7 ले लो। तो वापस से वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, R2 इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T0। तो वापस से रेफरेंस टेम्परेचर तो 0 ही लेना है। R2 दिया हुआ है 2.7 इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस T2 100 है, तो 100 माइनस 0 इंटू अल्फा 1 प्लस 100 अल्फा। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय 2 कर दो तो R0 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 कर दो तो रेफरेंस टेम्परेचर का जो रेजिस्टेंस R0 कैंसिल हो जाएगा, और पूरा जो इक्वेशन है वो अल्फा के फॉर्म में आ जाएगा। अब जस्ट मेक द अल्फा सब्जेक्ट को इक्वेशन, गेट द आंसर। बट ये मेथड कब वैलिड है,
जब रेफरेंस टेम्परेचर 0 है, ये मेथड, दिस इज द वैलिड मेथड। अब क्या करोगे आप, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 करोगे। यहाँ पे अब आप करोगे इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, तो 2.1 अपॉन 2.7 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 27.5 अल्फा अपॉन 1 प्लस 100 अल्फा। अब अल्फा को सब जगह इक्वेशन बना दो, गेट द आंसर 4.42 10⁻³ Celsius inverse. But this method is valid if reference temperature is 0 Celsius. But अगर दूसरा मेथड, ये मेथड 1, बट इफ यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया, इफ ऐसा प्रोवाइड किया है कि रेफरेंस टेम्परेचर जो है वो T0 आपको 27.5 सेल्सियस ही लेना है, रेफरेंस टेम्परेचर 27.5 सेल्सियस ही लेना है, तो आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा कि T0 इज इक्वल टू 27.5 सेल्सियस, वो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस को बोलेंगे हम RT0, और वो हो जाएगा 2.1 हो जाएगा। और T टेम्परेचर जो है वो 100 सेल्सियस है, और वहां पे भी रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है, तो वो हो जाएगा RT हो जाएगा 2.7 ओम। तो अब आपको डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, RT इज इक्वल टू RT0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। तो यहाँ पे आपको RT, RT0, T एंड T0 दिया हुआ है, तो आपको डायरेक्टली अल्फा मिल जाएगा। बट ये कब वैलिड है ये मेथड, when reference temperature is when T0 is equals to 27.5। मतलब ये पूरा क्वेश्चन का आंसर भी बदल जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में दिया होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, यू विल बी गिवन द इंफॉर्मेशन कि आपको रेफरेंस टेम्परेचर, क्या रूम टेम्परेचर 27.5 लेना है या 0 सेल्सियस को लेना है, वो आपको दिया होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये जो यहाँ पे 3.7 हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, वो ऐसे कंसिडरेशन के साथ हम चले हैं कि रेफरेंस टेम्परेचर 0 है, बट अगर रेफरेंस टेम्परेचर 27.5 है तो ये आंसर, तो आंसर चेंज हो जाएगा, मेथड भी चेंज हो जाएगा, वो आपको देंगे। डोंट वरी अबाउट इट। इज इट क्लियर टू यू? क्या ये समझ में आया मेरी बात? Yes, sir. इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. So I'm going to discuss last question of today's lecture. अब लास्ट क्वेश्चन है, एक इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, वो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर ये रहा, इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 को देख लो, लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लो। क्या दिया हुआ देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर of a platinum resistance thermometer as a ice temperature, ice point is a 5 Celsius। मतलब आइस टेम्परेचर पे वो 5, मतलब कोई मुझे बताएगा आइस टेम्परेचर मतलब कौन सा हुआ? freezing Reference हाँ, मतलब कौन सा वैल्यू? R0. नहीं, आइस टेम्परेचर का मतलब कौन सा टेम्परेचर हुआ? freezing temperature हाँ, फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो उसको मैं बोल दूंगा T0। तो T0 सेल्सियस पे जो RT0 है वो हमको 5 ओम दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है एट द स्टीम पॉइंट, चलो मुझे कोई बताएगा स्टीम पॉइंट का मतलब क्या हुआ? boiling point बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस। तो 100 सेल्सियस पे दिया हुआ है कि जो रेजिस्टेंस है वो 5.39 ओम है। और एक इंफॉर्मेशन है कि
when the thermometer is inserted in the hot bath, the resistance becomes 5.795. Then what is the temperature of that bath? तो मुझे वो बाथ टेम्परेचर फाइंड करना है, और वहां पे रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस 5.795 ओम है। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है हमारा, जो ये फॉर्मूला है RT = RT0, ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। सबसे पहले इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो RT1 का वैल्यू जो है वो 5.39 है। R का जो वैल्यू है, R का जो वैल्यू है RT1 = RT0, RT0 का वैल्यू 5 है। 1 + अल्फा T1 - T0, T1 जो है वो T1 - T0, T1 का जो वैल्यू है वो 100 है। 100 - 0 का मतलब 100। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 हुआ। 5 × 1 + 100 अल्फा, 5 × 1 + 100 अल्फा। अब दूसरा फॉर्मूला बनाओ। अब RT2 = RT0, RT2 तो हमारे पास है 5.795 = 5 × 1 + अल्फा T2 - 0 मतलब T2। तो अब आपके पास दो फॉर्मूला है। यू हैव 2 वेरिएबल्स एज वेल, आपके पास 2 वेरिएबल भी है। कौन कौन से 2 वेरिएबल है? अल्फा एंड T2। तो एक काम करो, जो फर्स्ट फॉर्मूला है ना उसके ऊपर से अल्फा का वैल्यू निकालो, इसके ऊपर से अल्फा का वैल्यू निकाल दो, और ये अल्फा का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको T2 मिल जाएगा। अल्फा का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको T2 मिल जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ सर। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का जो वेरिएशन है उसके बेस पे सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे खत्म किया। तो आपका संडे वापस से एग्जाम होगा। तो संडे जो एग्जाम है उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 का एग्जाम होगा। ये संडे को चैप्टर नंबर 3 अप टू टुडेज लेक्चर, आज के लेक्चर तक का संडे के एग्जाम में होगा। कल हमारा एज पर द शेड्यूल्ड JEE का लेक्चर 1 o'clock को है। सो डोंट मिस दैट लेक्चर। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। संडे वापस आपका एग्जाम 3rd चैप्टर का होगा, इसमें यहाँ तक का सिलेबस होगा। तो अभी मैं यहाँ पे लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। आई एम जस्ट एंडिंग दिस लेक्चर, दिस सेशन। ओके, थैंक यू। सर कल कौन सर? कल 1 o'clock बोलो। में क्या करेंगे? हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोलो सर बोलो बोलो। कल JEE में क्या करेंगे? कल JEE में कैपेसिटर का जो पोर्शन बाकी है उसके डाउट आपको पूछना है, असाइनमेंट 2 का। सर आप क्रिटिकल थिंकिंग करवाओ ना। क्या बोल रहे हो? क्रिटिकल थिंकिंग करवाओ ना। हाँ, वो क्रिटिकल भी करवाएंगे, उसके भी डाउट वो उसे भी सॉल्व करके लाना। सर वो बहुत मतलब थोड़ा हार्ड पड़ रहा है, आप करवाओ ना। अरे ऐसा नहीं होता। देखो JEE में अगर आपको मार्क्स लाना है तो आपको खुद तो ट्राई करना ही पड़ेगा। सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, और वो कभी खत्म भी नहीं होगा, 2 साल में भी खत्म नहीं होगा JEE। तो आप पहले ट्राई करो, आपके जितने भी डाउट है वो मैं सारे कराऊंगा। बट एक बार आप ट्राई नहीं करोगे और ऐसे पूछ लोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। ट्राई तो करना पड़ेगा आपको। ओके सर। और जितने भी डाउट है वो मैं कराऊंगा, बट आपको एक बार ट्राई करना पड़ेगा। तो कल असाइनमेंट नंबर 2 प्लस क्रिटिकल के डाउट्स हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ लेक्चर।